इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगी सूरत हाल है, जो कशीदगी है, वो अब तक थम ना सकी। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि इसराइली जारियत वो इस वक्त तक भी जारी है। ईरान तो अपना दिफा कर रहा है। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे अरना के मुताबिक ईरान के जवाबी हमले में 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए, जिन्होंने शुमाली इसराइल के जो इलाके हैं, एक तो हाइफा हो गया, उसके अलावा तामिरा को, ये दो इलाके इस वक्त बिल्कुल सेंट्रल इसराइल है, ये इसको हिला के रख दिया है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा है कि ये हमले इसराइली जारियत के जवाब में किए गए हैं। इसी दौरान अगर देखा जाए तो ईरान ने बड़ी कामयाबी का दावा भी किया और ईरान की जानिब से यह दावा किया गया कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर इसराइली जो तैयारे हैं 10 इसराइली जंगी तैयारे मार गिराए। उसके अलावा भी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने आज कहा कि इसराइल के जो हमले ये इसराइल अकेले नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका इसमें बराबर का शरीक है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से ईरान को मुखातिब किया और कहा कि आपको मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, बल्कि ऑफर भी कर दिया। आज के रोज पेशकश की गई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हम मुज़ाकरात के जरिए ये कशीदगी हल करवा सकते हैं। सो हम लोग प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सीज फायर कराने में कामयाब हुए थे, क्या ईरान और इसराइल के दरमियान भी कामयाब जो सीज फायर कराने में कामयाब होंगे। लेकिन एक जो इंतहाई अहम पॉइंट है वो ये भी है कि इसराइल ने आज बाकायदा तौर पर अमेरिका से ये दरख्वास्त की है कि बराह रास्त तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका को अब जंग का आगाज कर देना चाहिए। इस पर बात करते हैं, मुझे ज्वाइन करें आमिना शेख साहिबा, साथ ही ज्वाइन करें बैरिस्टर साद रसूल साहब। साथ साहब, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया, जो वापस मिसाइल दागे गए, जो नुकसान इस वक्त इसराइल में हम देख रहे हैं, जो कि ईरान खुद को डिफेंड करते हुए कर रहा है, मेरे ख्याल में जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हल्के हाथों लिया था, वैसे ही ईरान को हल्के हाथों लिया गया इसराइल से। कुछ मिसकैलकुलेशन थी? देखिए, मिसकैलकुलेशन का तो मेरा ख्याल नहीं कह सकते, क्योंकि ईरान एक बहुत तगड़ी ताकत है और सारी दुनिया को पता था, और जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया। ये मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था तो कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि शायद अब से कुछ अर्सा पहले ईरान ने नेतन्याहू की रेजिडेंस के ऊपर भी हमला कर दिया। अच्छा, ये जो ईरान की पेनिट्रेशन है, दुरुस्त बात है कि इसराइल के पास एक बड़ा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आयरन डोम कहते हैं और जिसके साथ मल्टी लेयर्ड उसके 4-5 जो है वो उसके सिस्टम है, उसके साथ साथ गिरदो नवा के अंदर जॉर्डन में दीगर जगहों पे अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स यानी कि पेट्रियट मिसाइल्स और दीगर चीजें भी लगी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मौसर होगा, बल्कि एक साइड से कहा जा रहा था कि इतना मौसर है कि अब कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल या दीगर मिसाइल ईरान से इसराइल के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इतना मल्टी टेयर्ड और इतना डीप एयर डिफेंस सिस्टम है कि हर चीज़ को मार गिराएगा। सबसे पहले तो ये मिथ ब्रेक हो गई कि इस सब के बावजूद कि इसराइल को पता था कल रात को कि बमबारी होने वाली है, सारी दुनिया को पता था, हम सारे टेलीविजन की तरफ देख रहे थे, यानी कि इसराइल का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑपरेशनल था, वो पूरी तरह तैयार था। इस सब के बावजूद अगर हाइफा की बंदरगाह को भी कल ईरान ने हिट किया, अगर ऑयल रिफाइनरी को भी किया, तेल अवीव को भी किया, अगर इन तमाम जगहों को किया, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर तो ये भी चल रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान ने कल पहली दफ़ा चलाया। तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम लोग जो कि ये सोचते थे कि शायद मफाहमत के ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होगी, कि हम अब्राहम अकॉर्ड्स कर देंगे और फिर देखें ना जी इकोनॉमिक तरक्की, तो जी वो मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए, कोई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करनी चाहिए, इस तरह के बैनर्स के पीछे छुप के जो लोग बुज़दिलाना तौर पे नहीं टेक ऑन कर रहे थे इसराइल की बर्बरियत को, उनको इस बात से सबक सीखना चाहिए और हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अब भी कुछ लोग ऐसे शायद मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान अपनी आवाज़ इस वक्त शामिल कर रहा है। कल को इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो अपना दिफा भी उसमें शामिल करेगा। अब भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं, दुनिया को पता होना चाहिए। ईरान जिसमें इस वक्त सर फहरिस्त है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान, चीन, रूस जैसे ममालिक हैं जो इस वजह से नहीं कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी कि आप इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं या ईरान के हक़ में आवाज़ उठाएं, इसलिए नहीं कि इससे कोई बड़ी इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन अभी भी ईरान की सरबराही के अंदर, इस लम्हे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं, हर मुल्क में मौजूद हैं, पाकिस्तान भर में मौजूद हैं, जो इस वजह से ईरान को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि हक़ को सपोर्ट करना चाहिए, जो इस वजह से इसराइल को
के अगेंस्ट हैं कि आपकी जो भी हिस्टोरिक और दीगर मसाइल हैं, आप बच्चों को शहीद नहीं कर सकते, आप लोगों के घरों पे सोते हुए बम नहीं चला सकते, और अगर चलाएंगे तो आपको उसी का टेस्ट आई फॉर एन आई, ब्लड फॉर ब्लड मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी भी ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सब लोगों ने एब्राहम अकॉर्ड्स नहीं कर लिए, और कुछ लोग हैं जो कि जुल्म के खिलाफ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो जुल्म है। बिल्कुल। अच्छा आमना, आज की अगर हम अपडेट्स पे बात करें, सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा तौर पे मोहम्मद बिन सलमान ने ये कह दिया कि जिस तरह की भी सपोर्ट ईरान को चाहिए होगी, हम सब तमाम तर मुसलमान ममालिक ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो भी पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान जिस हद तक ज़रूरत पड़ेगी ईरान को, ईरान के साथ होगा। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी ईरान के लिए, जहाँ पे तमाम तर मुसलमान ममालिक जिस तरह से भी सपोर्ट की ज़रूरत है ईरान को वो देने के लिए तैयार हैं। और फिर इसराइल के खिलाफ में अगर उनके नेक्सस की बात करें तो उनका सबसे बड़ा नेक्सस इंडिया के साथ पकड़ा गया, जो कि ईरान में देखा भी हमने कि किस तरह से उस नेक्सस को एक्सपोज किया ईरान ने। उसके अलावा फ्रांस को ईरान जो है वो बता रहा है, उसके अलावा यूके को बता रहा है, अमेरिका को खुले आम जो है वो बताया जा रहा है कि ये जो नेक्सस है इसके खिलाफ खड़े होना है। देखिए नम्रा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये ईरान के लिए, आपने सवाल पूछा कि ये ईरान के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए मैं तो एटलीस्ट पिछले कई सालों से, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं तब से ये हम सुनते आ रहे हैं कि जी मुस्लिम ममालिक अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो बहुत बड़ी पावर है और मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। वो फ़लस्तीन का इशू हो, वो और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हों, वो इंडिया के जो मजालिम है कश्मीर के ऊपर वो हों, जहाँ जहाँ मुसलमानों के साथ जिस जिस तरह के मजालिम किए जा रहे, सूडान में, अफ़गानिस्तान में, जहाँ जहाँ हमने देखा बहुत सारी चीज़ें इन सालों में हुई, तो हमेशा एक सवाल पूछा जाता था कि मुस्लिम उम्मा कब यूनाइट होगी। एंड आई थिंक कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई वहाँ से लेके आज इस इशू तक, मेरे ख्याल में तो सबसे पहली बात ये कि बड़ी खुशाइंद बात है कि इस तरह से तमाम ममालिक की, पाकिस्तान तो ऑब्वियसली पहले से ये चीज़ अनाउंस कर भी चुका है, अपनी सपोर्ट भी कर रहा है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी, जिस तरह हमने कल बात की थी कि हम हर जगह पे लॉबी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जंग को एस्केलेट होने से रोक सकें, हम जानी और माली नुकसान को रोक सकें, ईरान की खुद मुख्तारी के ऊपर कोई ज़र्ब ना लगे, ये कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आज सऊदी अरेबिया ने किया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इसी तरह से यकजान हो के ईरान की जो है सपोर्ट में आएंगे, सो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप इस तरह से है क्योंकि हमेशा से हिस्टोरिकली जब इंडिया और पाकिस्तान की भी जैसे बात होती थी, मैं इसमें एक थोड़ी सी ग्रेटर पिक्चर को भी देख रही हूँ, जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होती थी तो हमेशा हमेशा ये समझा जाता था कि पाकिस्तान शायद एक वीकर कंट्री है और इंडिया जो है वो अमंगस्ट द टू इज़ वे मोर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इन एवरी पॉसिबल वे। सो वो मिथ पहले हमने उस मिथ को ख़त्म किया, और सिर्फ उस मिथ को ख़त्म नहीं किया, जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जब वो वक्त आया तो तमाम ममालिक ने हमारा साथ दिया, वो अज़रबैजान हो, वो टर्की हो, वो ईरान हो, जितने हमारे मुसलमान ममालिक, ईरान के केस में ईरान के साथ तमाम तर ममालिक, मुसलमान ममालिक तो हो सकते हैं लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड तो बिल्कुल उसके खिलाफ है। हमारे केस में वेस्टर्न वर्ल्ड को भी मजबूरन, देखिए पाकिस्तान इतना पावरफुल था न्यूक्लियर पावर होने के नाते कि वेस्टर्न वर्ल्ड को भी जंप इन करना पड़ा, जब तो पाकिस्तान की सपोर्ट में ही करना पड़ा। पाकिस्तान के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं था। मैं ये भी नहीं कह रही कि ईरान बहुत वीकर स्टेट है और ईरान के खिलाफ उनके लिए जाना, लेकिन उनका नेक्सस इस वक्त जो है ना वो इतना स्ट्रांग है ईरान के खिलाफ, इसीलिए क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। नम्रा, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। देखिए मैं उसी पे आ रही हूँ कि एक्चुअली ये एक शख्स की या एक बंदे की जंग नहीं है, इस वक्त सिर्फ ईरान की जंग नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि दीज सीरीज ऑफ इवेंट्स विल बी द रीजन कि मुस्लिम उम्मा विल फाइनली बी यूनाइटेड। ये मेरी फोरसाइट है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद ये इवेंट्स अल्लाह ताला ने इस ऑर्डर में इसीलिए ये हुए, इसी तरह से ये प्लान था कि ये मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने के लिए ये सारा कुछ हुआ। तो बात ये है कि सिर्फ ईरान की जंग की बात हम नहीं करें, जिस तरह पाकिस्तान के साथ तमाम ममालिक जुड़े और अब इस वक्त मुस्लिम उम्मा ईरान के साथ जुड़ रहा है, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है अगर पाकिस्तान, अगर और मुस्लिम स्टेट्स जुड़ती हैं तो देन
इनडायरेक्टली ईरान ऑल्सो स्टैंड्स एज ए न्यूक्लियर पावर, बिकॉज अगर न्यूक्लियर पावर्स उसके साथ खड़ी हैं, अगर फाइनेंशियल पावर्स सऊदी अरब जैसी उनके साथ खड़ी हैं, देन ईरान की जो कुछ वीकनेसेस हैं, जो ऑब्वियसली हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते विद न्यूक्लियर पाकिस्तान, लेकिन जो वो वीकनेसेस हैं वो फिर आपके तमाम एलाइज जो हैं दे आर एडिंग टू योर वेट ना। सो बात ये, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड की आपने बात की, देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया उस सारी सिचुएशन में, वो पाकिस्तान की मजबूरी से ज़्यादा, और इस बात में मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, वो ऑन मेरिट दिया। एंड इट वाज हाई टाइम कि मोदी की जो फैशिस्ट रजीम है वो बड़े अरसे से रिपीट, देखिए एक बार एक चीज़ होती है ना, उसको इग्नोर कर दिया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ हैबिट बन जाए, रूटीन बन जाए, दैट केप्ट ऑन हैपनिंग। तो इस वजह से उनको वो करना पड़ा। मेरा ये ख्याल है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ने मोदी की फैशिस्ट रजीम को रिकॉग्नाइज करके पाकिस्तान का साथ दिया, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ मिरेकल। वो उससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो फैशिज्म को रिकॉग्नाइज कर ले तो फिर तो नेतन्याहू की गवर्नमेंट भी नहीं होनी चाहिए, वो फौरी तौर पर खत्म होनी चाहिए थी, फिर मोदी गवर्नमेंट को भी खत्म होना चाहिए। मैं उसी पे एग्जैक्टली आने लगी। देखिए नम्रा, गवर्नमेंट्स बनाना, बिगाड़ना, हटाना जो है ना, वो एक मुल्क का इंटरनल मामला है। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर्स, जिस तरह हम अपनी खुद मुख्तारी पे यकीन रखते हैं, भले मेरा कोई दोस्त मुल्क हो या दुश्मन मुल्क हो, मैं बड़ी स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करती हूँ कि ये एक मुल्क का इंटरनल मामला है। कोई छोटा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, या बहुत गरीब और बड़ा वीक मुल्क है, हर किसी मुल्क के लोगों को ये राइट है और होना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत को खुद चुने। लेकिन वो हुकूमत आपके ह्यूमन राइट्स के साथ क्या करती है, दूसरे ममालिक के साथ क्या करती है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये जो यूनाइटेड नेशंस जैसे फोरम्स हैं, ये वो डिसाइड कर सकते हैं, ये वो रेगुलेट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज अफेक्टिंग अदर पीपल एंड नॉट इंटरनल डिसीजन। अच्छा, ये इंटरनल डिसीजन की आपने बात की, इसमें मेरे ज़हन में आ रहा है मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा, मुझे एक सेकंड जुमला कंप्लीट कर दीजिएगा। मेरी समझ के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे होके जंग लड़ने से ज्यादा इस चीज पे लॉबिंग करनी चाहिए, इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि इजराइल के साथ, इजराइल ने जो कुछ किया उनके बारे में आपका और क्या जगहों ख्याल पे, है? उन ममालिक के बारे में आपका क्या ख्याल है जो मुस्लिम ममालिक भी हैं और इसराइल के साथ? देखिए साथ साथ देन अगेन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए मेरा ख्याल, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि मैं जाके उनको गोली मार दूंगी, बट इट इज अनफॉर्चुनेट इफ समबडी डज, क्योंकि देखिए बात इस वक्त इस्लाम से बहुत आगे की बात है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अगर हम पाकिस्तान में बैठे हुए ना और हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, ये जंग ही इस्लाम की असल। नहीं, मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। आप लोगों ने मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काट दिया है, और अभी आपके सारे सोशल मीडिया ट्रोल्स पिक करेंगे लाइन और कहेंगे कि जी नहीं काटा, सिर्फ उसको दुरुस्त मैं ये बात कह रही हूँ सोशल मीडिया ट्रोल्स उसको अगर पाकिस्तान नहीं मैं उसको कंप्लीट करूंगी ना तो आपको समझ आए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, या और बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान दुनिया की वो दूसरी रियासत है जो कलमे के नाम के ऊपर बना, कलमे के ऊपर इसकी बेस रखी गई। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जब हम ये कहते हैं तो उसके बाद बात ये है, उसके ऊपर बात ये होती है कि इस मुल्क के अंदर हर शख्स, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता है, ही इज फ्री टू प्रैक्टिस हिज रिलीजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे नबी ने कहा है कि किसी के दूसरे झूठे रिलीजन को भी झूठा ना कहो, ताकि वो तुम्हारे सच्चे रिलीजन को झूठा ना कहे। सो बात यह है कि इस वक्त अगर हम इस बात के ऊपर क्वेश्चन करेंगे कि उनकी मुसलमानियत को क्वेश्चन करने से ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हु इज ऑन द राइट साइड एंड हु इज ऑन द रॉन्ग साइड। मैडम, गदीर का मौका है इस वक्त, हमें ये आज ईद गदीर का मौका है, आज बातें पूरी करें। गुजारिश ये है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से, इमाम अली से घर से हमें ये पता चला कि जुर्रत की लड़ाई नंबर्स नहीं देखे जाते, वो लड़ लेनी चाहिए। और यही रिवायत है करबला की, जो कि अभी 10 दिन में मुहर्रम में 100%। गुजारिश ये है कि मुस्लिम
उम्मा या आप इसको जो भी कहना चाहें, मुझे नहीं पता कि इसकी सही इस्तिलाह क्या है, और मैं कोई दीनी आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरी नाक़िस सी राय में ये तो पता नहीं कैसे डिफाइन होगा कि मुस्लिम उम्मा कौन है और उसको क्या करना चाहिए, लेकिन तमाम लोग जो अपने आप को हमारे दीन पे कायल कहते हैं कि हम हैं, जो हम सब का ये क्लेम है कि हम इस दीन पे हैं, असल में कौन है, दिलों से कौन है, हकीकत में कौन है, ये कौन जानता है, लेकिन हम जिनका क्लेम है कि हम इस दीन पे कायम हैं, हमें जालिम को जालिम कहना चाहिए, वो कहीं पे भी हो, मजलूम को मजलूम कहना चाहिए, वो कहीं पे भी हो, खास तौर पे 100%। जी, खास तौर वो मुल्क के अंदर हो, बाहर हो, इस जंग में हो, उस जंग में हो, ये हमारा वतीरा होना चाहिए, ये हर मुसलमान का के अकीदे का हिस्सा है कि आप जुल्म को जुल्म कहेंगे और मजलूम के साथ खड़े होंगे, हक के साथ आप हक के साथ खड़े होंगे, और जो सिर्फ आपके कहे नहीं, ख्याल में कोशिश करें उसको रोकने की, और अगर आप रोक नहीं सकते तो कम से कम ज़बान से बुरा करें। जी, ऐसे ममालिक शामिल हैं, इस वक्त ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो अपने आप को कहते तो मुस्लिम मुल्क हैं, लेकिन किसी वजह से इसराइल की, ईरान और इसराइल के बैलेंस में इसराइल के साथ है। हम और किसी की क्या एग्जांपल दें, जॉर्डन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल रात से अल जजीरा, BBC, CNN सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जॉर्डन के अंदर से इसराइल को फैसिलिटेट करने के लिए ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। अब इसमें आपने एक साइड पिक कर ली, आपने इधर के मिसाइल से इंटरसेप्ट नहीं किया, तो आप कहें कि हम दोनों साइड्स के मिसाइल, हम ना ईरान वाले जाने देंगे इसराइल जाने दें, आपकी एयर स्पेस यूज हुई, आप एक मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है। हमें तमाम लोगों को एज मुस्लिम ममालिक, एज पाकिस्तान, एज इंडिविजुअल्स, हमें इस बात का तयन करना चाहिए। मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, हम कोई जाके इसराइल से जंग नहीं शुरू करना चाहते, लेकिन जो बात कर सकता है वो बात करके, जो दिल में कह सकता है वो दिल में कह के, जो ऊंचा कह सकता है वो ऊंचा कह के, जो चल के कह सकता है वो चल के, जो लड़ के कह सकता है वो लड़ के, ये बात करे कि इसके अंदर एक साइड जालिम है और दूसरी साइड मजलूम है। इस लड़ाई के अंदर एक साइड हक पे और दूसरी साइड नहीं है, और पाकिस्तान को इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इस वजह से सोचना चाहिए। अब हम इंडिविजुअल्स की, आपकी, मेरी, मैडम की बात नहीं कर रहे, रियासत पाकिस्तान को इस बारे में इस वजह से सोचना चाहिए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान का वजन जिस भी तरफ इस कॉन्फ्लिक्ट में पड़ा वो डिसाइसिव होगा। अगर पाकिस्तान ये कहे कि हम अपनी मिलिट्री पावर भी ईरान के डिस्पोजल पे रखते हैं इसराइल के खिलाफ, तो ये डिसाइसिव स्टेप होगा, जंग खत्म हो जाएगी या थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, दोनों में से ये डिसाइसिव स्टेप होगा। अगर पाकिस्तान कहे कि हम इसराइल के साथ हैं, खुदा न खास्ता कहे ईरान के खिलाफ, तो भी ये डिसाइसिव स्टेप है। हम ईरान के बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर हम ईरान के खिलाफ काम करना शुरू करते हैं तो भी डिसाइसिव स्टेप होगा। आइदर वे पाकिस्तान का वजन किस तरफ जाता है, सिर्फ डिप्लोमेटिक आवाज का नहीं, हम वाहिद न्यूक्लियर पावर हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं, हमारा डिसाइसिव वजन किधर जाएगा, हमारा रियल मिलिट्री वजन सिर्फ आवाज का नहीं, इकोनॉमिक, लॉजिस्टिकल, इंटेलिजेंस, मिलिट्री, ये वाला वजन किधर जाएगा, ये डिसाइसिव होगा इस जंग के अंदर। जिस वजह से मैं हमारे इस शो के तवस्सुक से पिछले 2 दिन से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ हुकूमत से, और मैडम के पर्सपेक्टिव से हम चाहते हैं कि आवाज़ भी हमारी पहुँच जाए हुकूमत तक, कि ये फैसले जल्दी नहीं होते, इसके अंदर डिलिब्रेशन होनी चाहिए, सब लोगों को बात करनी चाहिए, हुकूमत को, अस्करी इदारों को, इंटेलिजेंस को, अपने इंटरनेशनल एलाइज से, इसमें कोई चीन से मशावरत होगी, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स फैक्टर इन करेंगे, लेकिन आप वो मुशावरत करके कोई इसकी कंटिजेंसी बनाएं, कुछ सोचें कि अगर वाकई फैसला करना पड़ गया, सिर्फ ट्विटर के ऊपर नहीं या बातों से नहीं, अगर वाकई फॉर रियल फैसला करना पड़ गया कि क्या हमारी ताकत एक मुल्क के साथ है या दूसरे के साथ है या किसी के साथ नहीं, आइदर वे, तो आप क्या करेंगे, ये आखिरी दिन, आखिरी लम्हे में नहीं होगा। इस पे अगर बहस होगी तो हम बतौर नेशन एक ऐसा फैसला करेंगे जिसमें सब लोगों का बायन होगा, हर बंदा उस फैसले के साथ। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी की आप बात करें, ये वाजे नहीं है कि आपके जब दफ्तर खारजा ने बता दिया, आपके जो ऑफिशियल बयान आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ईरान को अपना दिफा करने का हक हासिल है, पाकिस्तान हर कदम पे ईरान के साथ खड़ा है। ये सॉरी मैडम, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने कन्वेंशनल मिलिट्री पावर ईरान को देंगे? अभी हम न्यूक्लियर की बात नहीं करें, सुने, इफ नीडेड। अच्छा, अगर ये बात दुरुस्त है, नहीं मैम, अगर ये बात दुरुस्त है कि हम अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री पावर, नॉन न्यूक्लियर मिलिट्री पावर, जिसमें हमारे शाहीन जैसे मिसाइल्स शामिल हैं जो इसराइल किसी सूरत में रोक नहीं सकता, अगर ये बात हम डिक्लेयर कर दें तो जंग खत्म हो जाएगी।
अच्छा, मतलब फिर तो कोई जंग ही नहीं हो सकती ना, फिर तो इसराइल your तो सह ही नहीं opinion अभी सकता। तक पाकिस्तान भाई, की फिर state तो जंग policy हो में ही मजीद हमें अगर clarity की अगर जरूरत अगर है। रूस कह दे या चीन कह दे या पाकिस्तान कह दे, जो तीन ममालिक जिसका ईरान ने नाम लिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में कि इन्होंने हमारी बड़ी सपोर्ट की, अगर इनमें से कोई ये कह दे कि हमारी मिलिट्री आपके साथ है, तो खत्म होगी जंग इसराइल से आगे। आमना, इस पे आप कमेंट करेंगे क्योंकि साथ साहब का जो कंसर्न है वो बड़ा लेजिट है, क्योंकि मैंने उनसे क्लैरिफाई करने की जरूरत भी की कि स्टेट पॉलिसी में वो चाहते हैं कि मजीद क्लैरिटी की जरूरत है। अगर आराम से, आजकल नहीं, इसमें बहस करें, थोड़ी डिबेट करें, लोगों से पूछें, मुशावरत करें। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि देयर इज अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट देना मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंसिबल मूव होगी, क्योंकि इसके ऊपर मुशावरत होगी, इसके ऊपर हम सिर्फ आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप हमें ये बता दीजिए हमारे एलाइज के क्या कंसर्न हैं, हमारे ओपोनेंट्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, सवाल ऐड इन सब कर लें। चीजों को देख के जो है ना, मैम को मेरी आवाज आ रही? सॉरी मैडम, माजरत, सवाल ऐड कर लीजिए। बिल्कुल आ रही है, आपकी ही तो आवाज आती है, आपकी आवाज के अलावा किसी की आवाज आती है? मैडम मैं आपको बताऊं, सवाल ऐड कर लीजिए। जब आप ठीक होते हैं, जब आप किसी दिन आपकी तबीयत ठीक ना हो, उस दिन फिर मुझे मौका मिलता है। अच्छा मैडम, गुजारिश ये है कि बेशक ये बात दुरुस्त, मैं गुजारिश ये है मैडम कि आपसे, आई एम श्योर कि कॉन्वर्सेशन कहीं पे हो रही है। पाकिस्तान की तारीख ये रही है मैडम, और किसी एक सियासी हुकूमत की नहीं, तमाम हुकूमतों की तारीख ये रही है कि जब इस तरह के बड़े स्ट्रेटेजिक फैसले होते हैं ना, तो उस पर डिबेट नहीं होती। वो उस वक़्त के जो चंद मखसूस ओहदेदारान हैं, जिसमें मिलिट्री ओहदेदारान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, मतलब जो मुतल्लिका फॉरेन मिनिस्टर होंगे, वो कोई फैसला करेंगे इस बारे में। हमारी गुजारिश ये है, वो अच्छा फैसला होगा, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि अगर इस तरह के टॉपिक्स पे थोड़ा पब्लिक कंसेंसस बिल्ड हो जाए, तो पाकिस्तान के लिए देरपा और बेहतर फैसले होंगे। ये आप काइंडली पता करवा सकती हैं अपनी हुकूमत से कि इसको करने की कोई पॉसिबिलिटी है? मैं और आप यहाँ बैठ के वही करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आई एम श्योर एवरी चैनल हैज, आपके कोई इनपुट्स हों और आपकी कोई अगर ऐसी चीजें हों आपके माइंड में जो आप शेयर करना चाहें, तो आप जरूर मुझसे शेयर करें। दिस मच आई कैन गारंटी यू दैट दे विल बी शेयर्ड इन द कंसर्न्ड क्वार्टर्स। अब आगे आपकी क्या इनपुट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आता है, वो अलग बात है। चले, अच्छा ये तो सॉर्टेड। साथ साहब एक बात बताएं कि इसराइल ने अब अमेरिका से बराह रास्त इन्वॉल्व होने का कहा है, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो मैंने प्रोग्राम में पहले भी हमने इस बात पे डिस्कशन की है कि डोनाल्ड ट्रंप का रोल एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन साथ ही वो डायलॉग की भी बात करते हैं। आज भी जो उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि डायलॉग करवाने में और इसको जो सीज फायर की तरफ जाने में हम ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, जैसे उनकी आदत है। देखिए, मैं इसको पिछले ही जवाब से अगर जोड़ूं, जो मेजर मिलिट्री पावर्स हैं दुनिया की, जिनमें हम चले तीन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चीन, रूस और अमेरिका। ईरान का भी और इसराइल का भी ये एक तरफ से डिजायर होनी चाहिए कि इनमें से कोई एक हमारे साथ कहे, आके खड़ी हो जाए मिलिटरीली। अच्छा। डिप्लोमेटिकली सिर्फ नहीं या इकोनॉमिकली सिर्फ नहीं, मिलिटरीली वो कहे कि हमारे जहाज, आपके जहाज, ये हम भेज रहे हैं, ये बंदूकें, ये टैंक, ये मिसाइल, ये व्हाटएवर एल्स, जैसे अमेरिका इसराइल को भेजता है, जैसे यूके ने भी अभी जैसे कि बहुत सारे लोग भेजते हैं। अगर कोई एक भी इस तरह की तीन मेजर पॉलिटिकल पावर्स में से आके इसराइल के पीछे खड़ा हो जाए, अगर फॉर एग्जांपल ईरान का मुकाबला इसराइल प्लस यूएस के साथ, तो कोई जंग नहीं है। ईरान क्या, बहुत सारे हम में से कोई भी मुल्क इस तरह का नहीं है जो इतनी बड़ी ताकत के साथ यूनिलैटरल हम लड़ेंगे, लेकिन जीतने की उम्मीद कम होगी। ठीक है, तो ये एक डिसाइसिव चॉइस होगी अगर अमेरिका आके इसराइल के साथ लड़ना शुरू कर दे। इसी तरह क्योंकि पाकिस्तान हालांकि टॉप 3 शायद मिलिट्री पावर्स में जिनका मैंने नाम लिया उनसे थोड़ा कम हो, लेकिन क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और एक मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारी चॉइस भी इसके अंदर डिसाइसिव होगी। अगर हम ये कहें कि हम न्यूक्लियर की बात ही नहीं करते, कहते हैं कि जी न्यूक्लियर इज ऑफ द टेबल, हम कहें कि हमारे शाहीन और गौरी और ये सारे ईरान के लिए दस्तयाब हैं, तो खत्म हो गया आयरन डोम। जितने हमारे पास मिल के वेपन्स हैं, उतने आयरन डोम के पास डिफेंस बैटरीज नहीं है उतनी कि वो सबको गिरा सके, खत्म हो गई जंग फिर। तो सवाल ये है कि नेचुरली इन ताकतों की, ये इसराइल की और ईरान की, तो ये चाहत है कि कोई ना कोई साथ आके मिलिटरीली खड़ा हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल
कि नेतन्याहू की मिन्नत तरले के बावजूद अमेरिका बराह रास्त आएगा। इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड पायलट्स अपने सीमेन को डिप्लॉय कर दे ईरान के खिलाफ। मेरा नहीं ख्याल ये, वो जैसे पहले एड जारी थी वो वैसे ही रखेगा। मेरा ख्याल ऐसी होगा। अच्छा चलें ठीक है नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, इंतहाई इंटरेस्ट डिबेट्स भी हो रही हैं बल्कि, और डिस्कशन भी है हमारी इंटरेस्टिंग है। ईरान और इसराइल पे ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है, जो जंग चल रही है, इसराइल की जारियत पे बात हो रही है। साथ साथ एक थीरी पे मैं बात करना चाहती हूँ। ब्रेक से पहले जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो आमना ने एक चीज़ का तस्करा किया था, वो ये कि जो गवर्नमेंट या जो रिजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं ये एक इंटरनल मामला होता है, अगर मैं गलत ना समझी हूँ तो। लेकिन चले आमना की बात से हट के भी रिजीम चेंज जो ऑपरेशन है, ये एक थीरी सामने आ रही है इस वक्त के मोहम्मद रजा पहलवी या रजा पहलवी की जो एक डायनेस्टी वो ऑब्वियसली खत्म हुई, उसके बाद जो रेवोल्यूशन देखा गया ईरान में, अब जो इसराइल का असल मकसद है कि रिजीम चेंज होना चाहिए, और ये जो तमाम तरह ड्रामा है ये रचाया गया इसराइल और अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर जो वेपनरी है उसके हवाले से, कि हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। जो ईरान है वो कोई जोहरी ताकत नहीं बनने जा रहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन चाहिए उनको, और ऑपरेशन वो करेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगी, उनके फेवर में होगा। मेरा ख्याल है कि ईरान जौहरी ताकत बनने जा रहा है, दिस वे दैट वे। अच्छा, ज्यादा अब थोड़ी देर डिले कर लेंगे, 2-4 साल में बन जाएगा, 5-10 में बन जाएगा, लेकिन अब आप इसको रोक नहीं सकते। क्या ये बात दुरुस्त है कि इसराइल एक रिजीम चेंज चाहता है ईरान के अंदर? तो मेरा ख्याल है बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सारी दुनिया को अब तकरीबन इस बात का एहसास हो गया, और ईरान की रिजीम चेंज की एक बड़ी हिस्ट्री है। 1952 के अंदर CIA ने अपना जो पहला कू किया वो मुसद्दक की गवर्नमेंट थी ईरान के अंदर, जो 1952 के अंदर, 1951 में भी हुआ, 1952 के अंदर। उसके बाद 1954 के अंदर ग्वाटेमाला का कू हुआ, और उसके बाद फिर दीगर चीजें चली, लेकिन 1952 में मुसद्दक की गवर्नमेंट गिराई। आपको पता है जब 1970 उसके बाद शाह को इंस्टॉल कर दिया और वो चलते रहे। जी 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 1979 में जब आयतुल्लाह खुमैनी वापस आए थे फ्रांस से, और शाह को भागना पड़ा था ईरान से, तो वो जो जुलूस था जिसके अंदर जो आयतुल्लाह खुमैनी को रिसीव करने गया था, उसके अंदर आयतुल्लाह के तो नेचुरली बैनर्स पकड़े हुए थे, लोगों ने मुसद्दक की तस्वीरें भी वापस पकड़ी हुई थी, जिसको 1952 के अंदर डिपोज कर दिया था। 1979 के जुलूस के अंदर मुसद्दक की तस्वीरें पकड़ी हुई थी। आप वो इंटरनेट के ऊपर सारी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। कौमों के ऊपर, और खासतौर पे ईरान जैसी कौम के ऊपर, बाहर से लाके, मैं इम्पोर्टेड नहीं कहता, हुकूमत मुसल्लत नहीं की जा सकती। वो वक्त चला गया। कह दे पाकिस्तान, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मैं ईरान की बात कर रहा हूं। ईरान की बात, वो इन्होंने गाना भी, सिर्फ इन्होंने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं, इन्होंने गाना भी बनाया था इसके ऊपर। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो शऊर की लहर अपनी आज़ादी की, खुददारी की, आज़ादी से ज़्यादा खुददारी की लहर के, मैं डिग्निफाइड मुल्क हूँ, मुझे ये हुकूक चाहिए, मेरी दुनिया के अंदर लोग इज्जत करेंगे, ये नहीं कि मेरा बंदा बाहर जाएगा तो वो फिर अगलों को लगेगा इसको तो हमने बिठाया हुआ है। मैं शाह ईरान की नेचुरली बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं, कि वो अमेरिका वगैरह जाएगा तो उसको लगेगा कि ये तो हमारी मर्जी से ही बैठा हुआ है। तो मतलब इस तरह की हुकूमत नहीं, लोगों की अपनी खुददार हुकूमत चाहिए। ये वाली सोच की रेवोल्यूशन ईरान में 79 में आ गई थी। आपने बांग्लादेश में अभी रिसेंटली आते देख ली, श्रीलंका में भी आते देख ली, मैं अफगानिस्तान के अंदर भी आपने देख लिया कि बाहर की जो बांग्लादेश से याद है उनके वुज़रा के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू हो गई। जो अशरफ गनी की बाहर से मुसल्लत शुदा हुकूमत थी, उसको किसी ने, लोगों ने कबूल नहीं किया। इस खित्ते के अंदर तमाम ममालिक और तमाम लोग अब उस नहज से आगे जा चुके हैं जहां पे बाहर की, ऐसा नहीं है बाहर साहब, देखिए ताकत और जोर से आप पकड़ सकते हैं, लेकिन वो वक्त चला गया जहां से आप बाहर की ब्लेसिंग के साथ किसी को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और कौम में कबूल कर लेंगे। मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन लेकिन होता है कई दफा, अगर इसको डोमेस्टिक प्रॉब्लम के तौर पे ब्लेसिंग्स नहीं होती, अंदर की ब्लेसिंग्स से भी लोग मुसल्लत हो जाते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर ईरान की कोई रिजीम चेंज होना है और वो इसराइल चाहता है, MI5 MI6 सब इन्वॉल्व है, CIA आपकी सबसे बड़ी, और वो नहीं कर पाएंगे, एक टफ मतलब हो सकती है। खैर मेरी राय में कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन साथ साथ जो मैंने जितना कहना था आपकी इजाजत से कि इस पूरे खित्ते को आप देख लें, आप
मैंने आपको अफगानिस्तान कहा, ईरान कहा, श्रीलंका बताया, बांग्लादेश बताया, इस पूरे खित्ते को आप देखें। अच्छा साद साहब मुझे ये बताएं कि तो आप यहाँ चल पे पाकिस्तान की अब बात कर बाहर रहे से थे, मुसल्लत क्या शुदा पाकिस्तान में हुकूमतें कभी नहीं चल रजीम सकती। चेंज ऑपरेशंस हुए? देखिए पाकिस्तान के अंदर CIA की वजह से, मोसाद की वजह से? मैं इसमें ज्यादा बात क्या करूं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी किताबों में ये खुद लिखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट गिराने के अंदर अमेरिका का हाथ था। ठीक, यहां तक तो PMLN पे भी आ जाते। हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी ने खुद ये कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत गिराने के अंदर अमेरिका का हाथ था। नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने खास तौर मैं अगर दो गुजारिशात कर सकता हूं, छोटी सी बात मैडम, छोटी सी बात। मैं समझना ये चाह रही हूँ कि साद साहब ने कहा हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी, तो क्या ये पीपल्स पार्टी की कोई पहचान है? उनका अपना कोई नाम पता नहीं है? नहीं आजकल नहीं, बाकी भी जो आपके साथ जुड़े हैं वो क्या उनका नाम पता रह गया, जो उस तरफ चले गए लकीर से वो उस तरफ चले गए। गुजारिश है मैडम कि तो पीपल्स पार्टी कहती है कि अमेरिका ने कि कम से कम कुछ लोग कह चुके हैं कि अमेरिका ने भुट्टो की गवर्नमेंट को गिराया। नून लीग की तरफ से मेरे जहन से सेनेटर साहब का नाम निकल गया, मैं अभी आ जाएगा, मैं आपको याद करा दूंगा। उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को 1998 के अंदर गिराया गया, उन्होंने कहा कि उसके चंद साल बाद, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एक जंग शुरू कर दी, मुशर्रफ साहब और पाकिस्तान उनके एलाय बन गए उस जंग के अंदर, तो नून लीग ने कहना शुरू कर दिया कि क्योंकि यहाँ तक कहानी चलनी थी जैसे रूस ने जब अफगानिस्तान के अंदर अटैक करना था उस वक्त भुट्टो साहब की गवर्नमेंट गिराई गई, इसी तरह अमेरिका ने नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिराई। जब इमरान खान साहब निकल रहे थे तो इमरान खान साहब ने साइफर हिला के कहा मेरी भी हुकूमत गिराई, अमेरिका की तरफ से गिराई गई या अमेरिका की हेल्प से गिराई गई, ये इंपोर्टेड हुकूमत है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके सवाल के जवाब में मैं ये नहीं जानता कि क्या पाकिस्तान में अमेरिका ने कभी हुकूमतें या इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने जिन्होंने आपका नाम लिया व्हाट्सएप नहीं किया। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकता हूं कि हर मेजर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की ये दूसरे के बारे में कह चुकी है कि उसकी हुकूमत अमेरिका लेके आया था। अच्छा, तो साद साहब की राय के मुताबिक वो सिर्फ कहते हैं, बस बाकी तो मैडम। अच्छा, हमने जो जिस थ्योरी का मैंने जिक्र किया, इस थ्योरी में साद साहब अभी मुश्किल में, नमरा साद साहब अभी बड़ी मुश्किल में है असल में, क्योंकि उनके लीडर ने उनको इस डिलेमा में डाल दिया है ना। पहले उसने कहा अमरीकी साजिश हुई, फिर उसने कहा कि नहीं अमरीकी साजिश नहीं हुई, फिर उसने जिस अमरीका से कहा था कि उन्होंने साजिश करके मुझे निकाला, उसी अमरीका के पांव पकड़ के कहा कि मुझे बाहर निकालो। तो अब साद साहब बेचारे ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, ना फेवर में स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना खिलाफ दे सकते हैं, तो उनकी मजबूरियां और मुश्किलात इस वक्त मैं समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक मिनट है मेरे पास सामना, जो मैंने थ्योरी का जिक्र किया उस थ्योरी में जो उसकी जो बैकिंग है वो ये कि ईमान पहलवी का जो देखा जाए उन्होंने इस वक्त शादी की है, क्लेम ये किया जा रहा है कि वो एक यहूदी शख्सियत है जिनसे उनकी शादी हुई। उसके अलावा इसराइल में एक मुलाकात हुई रजा पहलवी के ग्रैंडसन के साथ। सो इसराइल की जानिब से यकीनन उनको कुछ क्या कह सकते हैं उम्मीद दी जा रही है ईरान की हुकूमत की। तो आपको लगता है कि ये थ्योरी जो है इसमें कोई वजन है? नम्रा देखिए, आई डोंट थिंक के आई एम इन अ पोजीशन। बाय द वे ऑपरेशन का नाम राइजिंग लॉयन भी है, इसके बारे में कोई कमेंट। अच्छा चले मैं उस पर ठीक है बात करें आप। नहीं वो आई अंडरस्टैंड। देखिए लेकिन ये बहुत हसास मामलात होते हैं, और जब तक आपके पास इनके बारे में, ये पाकिस्तान में रिवायत बन गई हुई है कि आप हर चीज के बारे में जो आपके दिल में आए वो कर दें। क्योंकि मुझे इस पूरे इंसिडेंट की कोई फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी को भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब होगा कि इसके ऊपर मैं कोई ऐसी राय इख्तियार करूं जो किसी तरह से। ठीक है आमना, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड। सो मेरे ख्याल में ये एक थियोरी ही है until and unless proven otherwise। ऑलराइट नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे सो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का लहजा इस वक्त इंतहाई धमकी खेज मालूम हो रहा है। बहरहाल वो हमेशा से ही रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या धमकियां दी, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में भी कुछ हलचल नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से धमाका खेज लहजा देखने को मिला है। वो कल उन्होंने पेशावर में जलसा किया। वो कहते हैं कि अब हम पुरअमन नहीं रहे, डंडा मारोगे तो हम भी डंडा मारेंगे, गोली मारोगे तो गोली मारेंगे, बल्कि एक के बदले 2 गोलियां मारेंगे, और मारेंगे नहीं
ठोकेंगे, ये ऑन एयर मुझे बोलना पड़ा बिकॉज उन्होंने बोला है, वरना ये तो लैंग्वेज शायद टीवी पे इस्तेमाल हो भी नहीं सकती। साथ साहब, एक वजीर आला, पाकिस्तान का आइन मुझे नहीं लगता, आप प्लीज बताइएगा, इसमें कोई इस तरह की हरकत वजीर आला एक सूबाई हुकूमत की तरफ से करने की कोई गुंजाइश है, या इलेक्शन एक्ट इसकी इजाजत देते हैं? कौन सी इलेक्शन एक्ट नहीं, इसके अलावा बहुत सारे कवानीन है इस बारे में। हाँ। पाकिस्तान के अंदर इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई भी शख्स, ख्वाह वो रियासत हो तो फिर अकाउंटेबिलिटी या वो सिटीजन्स हो, लेकिन खास तौर पे आर्टिकल 256 के नीचे सिटीजन्स के पास तो ये बात नहीं है, और ना ही ये इस तरह की रेवोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान सारा उनका साथ देगा। पाकिस्तान एक चेंज चाहता है, पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आने की नवीद है। हर घर में हर फर्द को, आप तकरीबन पाकिस्तान का कोई घर नहीं ढूंढ सकेंगी, मैं आपको सही तरह गुजारिश करूं, जाती उम्रा भी नहीं ढूंढ सकेंगी जहां पे कोई शख्स ऐसा ना हो जो किसी कमरे के अंदर बैठ के ये कह रहा हो एक दूसरे से कि यार वो इमरान खान दा की बन रहे हैं। हर जगह पे, अभी ईद हुई है, आप जिधर जाते हैं, जहां खड़े होते हैं, बाजार में, दुकान में, कोई बंदा आपको रोकता है, मिलता है, कहता है जी पहले सिर्फ इमरान खान साहब सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके तमाम सपोर्टर्स भी ऑब्सेस्ड हो गए। मैडम आप तो कह रही थी कि आप ऑब्सेस्ड विद इमरान खान। अच्छा, सो आप गुजारिश ये है कि एंड देमसेल्व्स आल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, सॉरी, गुजारिश ये है मैडम कि वो लोग जो कि इमरान खान साहब के साथ हैं, उनको खलिश है रियासत से और हुकूमत से, उनको खलिश है इस निजाम से, 26 उनको जितनी मर्जी खलिश हो, साथ साथ किसी को बंदूक उठाने की इजाजत नहीं है, किसी को रियासत पे हमला करने की इजाजत नहीं है, यही बात कर रहे हैं। एक दीजिए का जवाब मुकम्मल होने दे। पहली दफा नहीं है, उन्होंने ये हर दफा किया है और बार बार किया है। ओहो, यही बात कर रहे हैं आप। अपनी बारी पे अगर गुफ्तगू फरमाएंगी तो ज्यादा मुनासिब होगा। ये उन लोगों से भी गुजारिश है, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बारी पे भी आप ही बोले, बल्कि नम्रा की बारी पे भी आप ही बोले। जी, आपने दुरुस्त फरमाया मैडम। गुजारिश ये है कि जिन लोगों को खलिश भी है इस निज़ाम से, जो इमरान खान साहब के साथ हैं, जिनका ख्याल है कि ये इस निज़ाम में बड़ा जुल्म या ज़्यादती की, जो इन अदालतों से नाला है, 26वीं तरमीम के साथ नहीं चलते, वो लोग भी जो इसके अंदर तब्दीली चाहते हैं, उनसे भी गुजारिश ये है, और बेशतर पाकिस्तान का दिल भी ये है कि ये तब्दीली कुछ देर ले तो ले, लेकिन ये पीसफुल मीन्स से आएगी। हम तब्दीली भी चाहते हैं, और तब्दीली के लिए लाजिम है कि पीसफुल मीन्स भी है। हम हुसैन लेकिन ये उनको आता नहीं है, आपकी पार्टी वालों को, आप ही सिखा दें। मैडम सॉरी, गुजारिश शायद आप इसी बहाने वो बन जाए। गुजारिश है अगले सीएम के कैंडिडेट, लेकिन आई थिंक यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट। मैडम, पास हार्वर्ड ग्रेजुएट्स की कोई लुकिंग जगह एट नहीं। पंजाब तो इट डज लुक लाइक आई एम ओवर क्वालिफाइड फॉर दैट, क्योंकि पंजाब में जिस तरह की सीएम आपने लगाए, केपी में जैसे लगाए हम, हार्वर्ड वाली जगह तो नहीं बनती। आपने दुरुस्त कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। पार्टी ने रवायात रखी, पहले उस्मान बुज़दार, अब अली हो अमीन सकता, पंजाब से भी नहीं हो सकता। तो माशाल्लाह से गुजारिश है, आप बाकी ओवर गुजारिश है कि हम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब से गुजारिश है, या उनसे हम सबकी रिक्वेस्ट ये है कि किसी को भी ठोक ना दें। आप एक अच्छी तहरीक में जो अपने आप को पीसफुल कहती है, आप उसमें रंग में भंग ना डालें। ये लोग जो लाखों की तादाद में हैं, यही जो पाकिस्तान के हर घर में आपको पीसफुल कहती है, लेकिन पीसफुल है नहीं। गुजारिश है कि इस पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हर घर में एक शख्स ऐसा है जो कि निजाम से नाला है। बहुत से घरों के अंदर तो एक से ज्यादा है, लेकिन हर घर में एक शख्स ऐसा है जो उस निजाम से नाला है। उन सब को रिप्रेजेंट करती है ये पॉलिटिकल पार्टी, और अनफॉर्चुनेटली इसकी ये वाली लीडरशिप जो इस वक्त बाहर जेलों से मौजूद है। इनसे गुजारिश है कि अपनी अहमकाना बातों और रवैयों की वजह से उन तमाम लोगों पे जो वाकई एक पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू चेंज कर लाना चाहते हैं, उन सब की उनकी आवाज को मत दबाएं। अच्छा आमना, कल भी हमने इस पे बात की थी, आपने कहा था कि मैं बार बार आपसे ये सवाल पूछती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक, लेकिन हम क्या करें जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार हमें आके नई बात बताएगी। आज अब मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रही हूँ, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह माजरत के साथ उन्होंने वाजे किया कि अगर वफाक ने सिंध के तहफुजात दूर न किए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के लिए वोट नहीं देगी। अब ये भी एक आपको लग रहा है कि धमकी ही है, महज एक बात है? एक जवाब दूंगी इस बात का, मैं सिर्फ एक बात में इसका जवाब दूंगी। पहली बात ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने इत्तेहादियों के तो क्या, अपने
जो ओपोनेंट्स हैं उनके भी मुतालबात पूरे करना चाहती है। वजीर आजम भी ये बात कह चुके हैं, वजीर आला भी कह चुकी है, और मैं भी बहुत दफ़ा आपको बता चुकी कि किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की हुकूमत है। किसी सूबे को, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, आवाम के किसी हिस्से को जहां ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही आमना। लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहती हूँ जो सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां कहती है, तक आपने बजट की स्पेसिफिकली बात की, तो आई थिंक इट्स बेटर 3-4 दिन रह गए हैं, आप वेट कर लें, जब बजट के ऊपर वोटिंग हो जाएगी उसके बाद वोटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकॉर्डिंग टू यू जरूर वोट करेगी। लेकिन क्या उनके जो तहफुजात है, जो पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध को तरक्याती फंड्स में नजरअंदाज करना, जामियात के बजट में कटौती और सक्खर हैदराबाद मोटरवे जैसे अहम मंसूबे के बजट में कमी, वो नुकात हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बॉदर करें, तो इन पे बातचीत होगी, उसके बाद वो वोट करेंगे। देखिए नम्रा, मैंने पहले कहा कि हम हर चीज पे बातचीत, क्योंकि ये हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। वो कहते हैं बात करते मानते नहीं है। चले टाइम खत्म हो गया, इसमें मजीद जवाब नहीं दे सकते। और ये नहीं, पहले उन्होंने कहा, कल आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया, आज वो कहते हैं कि बात करते हैं लेकिन मानते नहीं है। पहले अपनी स्टेटमेंट तो ये डिसाइड कर लें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट। हमेशा ये शिकायत रहती है। नहीं, देखिए ये जनरल शिकायत का तो मौका नहीं है ना। चलें, ठीक है, पाकिस्तान ठीक हो की गया, आवाम वक्त के लिए खत्म हो गया। बजट बहुत हर शुक्रिया साल ज्वाइन आता करने है, के लिए। इसके ऊपर नाज़रीन, आज के serious प्रोग्राम से debate इतना ही। होगी, गुफ्तगू आपने हमारी सुनी, मुझे माजरत के साथ आमना की बात को काटना पड़ा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।